इन्होंने रक्त एवं लॉ की रीति अपनाई। इनको पता था बिना लड़ाई किए जर्मनी को एक नहीं किया जा सकता है, और ये लोगों को बताने लगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असल राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद क्या होता है। और दो क्रांतियां बहुत महत्वपूर्ण हुई 1830 में और 1848 में। तो ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ऑस्ट्रिया, बहुत दो राजा को भी लाया, लेकिन उन्होंने अच्छे काम नहीं करा और इन्हें 1804 में एक सिविल कोड लागू करा जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? आशा करते होंगे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से। देखो, मैं बहुत ही क्विक के साथ एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। बहुत आसान भाषा में इसको आज हम समझें। तो शुरुआत करते हैं कहाँ से बेटा यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ था। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप एक महादेश है और महादेश में राष्ट्रवाद का उदय जो होता है बहुत मुश्किल से हुआ। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि कैसे वहाँ पे देश प्रेम वाली भावना जो है वो जागेगी, लोगों में कैसे अपने देश के प्रति जो है वो प्यार वाली भावना आएगी। पहले लोग राजा के अंडर में रहते थे, लेकिन राजा को वहां पे हटा करके कैसे जनता शासन स्थापित करती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है बेटा फ्रांस से। फ्रांस क्या था? फ्रांस एक प्रकार का फ्रांस यूरोप में है जहां पे फ्रांस की क्रांति हुई और राजा को क्या कर दिया गया मेरे बच्चों? राजा को गिलोटाइन कर दिया गया। यहाँ पे लुई 16 नाम का राजा था और लुई 16 को क्या कर दिया बेटा? लुई 16 को गिलोटाइन कर दिया गया, साथ में रानी को भी गिलोटाइन कर दिया गया। और जनता जो है वो अपने हाथ में सिस्टम को ले ली, और जनता जब सिस्टम ली तो वहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा वाला जो है उन्होंने नारा दिया कि भैया सब लोग एक जैसे होंगे, समान होंगे और सब स्वतंत्र हैं, कोई यहाँ कोई किसी के गुलाम नहीं है और सभी भाई जैसे हैं। और उनके अंदर ला पैत्री, ला सतियों जैसे फीलिंग आई। ला पैत्री मतलब पितृभूमि है, ये जो फ्रांस हमारा पितृभूमि है और हम सब इसके नागरिक हैं। उसके बाद लोगों के अंदर राष्ट्रवादी चेतना आई और वहां पे संवैधानिक राजतंत्र बना, संविधान बना राजा के तहत होते हुए, और नेपोलियन का उदय हुआ। जब नेपोलियन आता है मेरे पर बच्चों, तो नेपोलियन जब आता है, देखो राजा को गिलोटाइन कर दिया गया था। राजा को हारने के बाद नेपोलियन एक सेनापति था और सेनापति के बाद नेपोलियन का उदय होता है मेरे पर बच्चों। यही नेपोलियन है। नेपोलियन उदय होता है और नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पे बैठ जाता है, वापस से राजा बन जाता है। लेकिन ये दूसरे टाइप का राजा था, ये इसके खानदानी राजा नहीं था भैया। ये राजा जो थे ये मेहनत करके राजा बने थे और इन्होंने बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक करी, और इन्होंने 1804 में एक सिविल कोड लागू करा जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उन्होंने क्या करा? जन्मना मतलब जन्म से अधिकारों को हटा दिया गया और उसको समानता दे दी गई कि जितने भी नागरिक हैं वो एक जैसे होंगे, सबको एक जैसा समान अधिकार दिया जाएगा। और समांतवाद यानी जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं उनको जमीन को छीन लिया जाएगा और सब में बराबर बांटा जाएगा। यह सिर्फ सरकार के अधीन या राजा के अधीन होगा। और एक सभी के लिए एक जैसे कानून लागू कर दिए और वजन माप की व्यवस्थाओं को अच्छी कर दी। परिवहन और संचार वाली व्यवस्थाओं को भी उन्होंने अच्छा करा। परिवहन और संचार वाली व्यवस्थाओं को उन्होंने अच्छा करा और व्यापार में बाधाएं को हटा दिया, जितने भी टैक्सेशन होते थे वो हटा दिए। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम था। बाद में नेपोलियन क्या करता है? जर्मनी और इटली पे भी अटैक करता है और उसको भी अपने कब्जे में ले लेता है। और इस तरह से नेपोलियन का एक विजन था पूरी यूरोप पे कब्जा करना, और इसी विजन के साथ नेपोलियन आगे बढ़ता है और जर्मनी को जर्मनी जो 389 पार्ट में टुकड़ा बटा हुआ था, इस 389 राजाओं को हरा करके उसको 39 राज्य में लेकर के आ जाता है और इटली को भी सेम ऐसा ही करता है। उसके बाद वाटर ये देख करके कुछ राजाओं को अच्छा नहीं लगता है और वो उसके साथ युद्ध कर लेते हैं और वाटरलू में उसको हरा देते हैं और यहीं से नेपोलियन का अंत हो जाता है। और वापस से वो जितने राजा जो थे इनको हराए थे वो पुरानी राजशाही व्यवस्था को लागू कर देते हैं पूरे यूरोप में। और वो कौन राजा थे? तो ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ऑस्ट्रिया, और ये सब राजा मिलकर के फ्रांस के जो नेपोलियन थे, नेपोलियन को हरा करके पुरानी व्यवस्थाओं को लागू कर दिया। और ये सब मीटिंग हुआ एक कांग्रेस में, ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनी के नेतृत्व में। किसके? ड्यूक मेटरनी के नेतृत्व में, जो ऑस्ट्रिया में था। ऑस्ट्रिया में एक जगह है बियाना में इस मीटिंग को बुलाया गया और वापस से जो नेपोलियन जो सिस्टम लाया था उसको अंडो कर दिया गया। वापस से फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना कर दी गई और वहां पे दो राजाओं को बैठाया गया। आगे चलेंगे, वहां से लोगों के अंदर उदारवादी विचारधारा फैलेगा और मध्यम वर्ग का उदय होगा। देखिए, जब व्यवस्थाएं थी और नेपोलियन सबको छूट दिया था, वहां पे कुछ व्यापारी वर्ग लेकर के आ गए थे, शिक्षित वर्ग उदय हो गया था और वो अब जानते थे कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है और वो उनका उदय हो जाएगा। और यहाँ से वो रोमानीवाद को बढ़ावा देंगे। रोमानीवाद का मतलब होता है गा बजा करके लोगों को एक नाटकीय ढंग से राष्ट्रवाद का मतलब समझाना, लोगों को प्रेम पूर्वक राष्ट्रवाद का मतलब समझाना। और दो क्रांतियां बहुत महत्वपूर्ण हुई 1830 में और 1848 में। ये दोनों क्रांतियां फ्रांस में हुई।
देखिए, जब 1830 की क्रांति हुई उस समय चार्ल्स दसम को क्या बनाया गया था, फ्रांस का राजा बनाया गया था। लेकिन ये सोचा कि पुरानी व्यवस्था है, लुई 16 तक को लोग गिलोटाइन कर दिया, इसको छोड़ने वाला था। जब इसको पकड़ के मारने लगा तो ये भाग गया इंग्लैंड। सेम कहानी, जनता बाद में लुई फिलिप को भी गद्दी देती है, लेकिन लुई फिलिप भी वही काम करते हैं और लुई फिलिप को भी बाद में इंग्लैंड भागना पड़ जाता है। तो ये 1830 से लेकर के 1848 तक रहे। जनता बोला कि भैया देखो ऐसा है, हमने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली, हम लोग राजा को गिलोटाइन किए, नेपोलियन सर आए, नेपोलियन भी चले गए, उनको भी मार दिया गया है ना, और बहुत दो राजा को भी लाया, लेकिन उन्होंने अच्छे काम नहीं करा। हम लोग खुद ही यहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्थाओं को स्थापित करते हैं, गणतंत्र व्यवस्थाओं को स्थापित करते हैं, और नेपोलियन फ्रांस जो है वहां से एक आजादी के राह पे चल पड़ा। इसको देखा देखी पूरे यूरोप में फ्रांस से एक सबक मिली और पूरे यूरोप में क्रांति की लहर फैली। और यहाँ पे मेटरनिक क्या बोल दिए, मेटरनिक ये कह दिए कि जब फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाता है। जब क्लास में आप लोग बैठते हैं, आंची आंची मारते हैं, तो क्या होता है कि आसपास के जितने देश होते हैं या जितने बच्चे होते हैं वो भी छींची करने लग जाते हैं। तो उसी तरह से बोला कि जब फ्रांस आज़ाद हुआ तो सबको देखा देखी क्या हुआ, मिर्गी धर लिया और वो भी आज़ाद होना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इटली की बात करेंगे, जो फ्रांस के नीचे था। इटली का जो एकीकरण हुआ, वहां के राजा खुद, वहां के राजा विक्टर इमोनियल सेकंड, इन्होंने क्या करा, अपने प्रधानमंत्री कॉन्ट काबूर को बुलाया, बोला भैया देखो इटली का एकीकरण हमको मांगता है, कहे कि इटली एक हमारे पावर में रहेगा तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाएगा। बोला टेंशन नको, हम क्या करेंगे। सर्निया का प्रधानमंत्री ये बहुत ज्यादा कूटनीतिज्ञ था, इन्होंने क्या किया, नेपोलियन के साथ संधि कर ली, नेपोलियन थर्ड के साथ संधि कर ली और ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा। इनको पता था कि जब भी हम लड़ेंगे तो ऑस्ट्रिया हमारे रास्ते में आएगा, और ये ऑस्ट्रिया के साथ लड़े और उसको कमजोर किया। और जो लोम्बार्डी इसके कब्जे में था, ऑस्ट्रिया के कब्जे में, उसको क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया और उत्तर इटली को ये क्या कर दिया, एकीकरण कर लिया। मेजनी का क्या योगदान है, मेजनी ने एक राष्ट्रवादी विचारधाराओं को फैलाने में बहुत मदद किया। ये इसने यंग इटली और यंग यूरोप नाम के दो संस्था खोली और ये लोगों को बताने लगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असल राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद क्या होता है। इनकी विचारधाराओं में लोगों को क्या क्या प्रेरित किया और वो भी एक देश बनना चाहते थे। और गैरिबाल्डी, जिन्होंने लाल कुर्ती वाले सेना का गठन करके दक्षिण इटली को एक करके उन्होंने काउंट काबूर को दे दिया। ये था इटली का एकीकरण। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ बेटा। जर्मनी का एकीकरण, एक राजा थे विलियम प्रथम, है ना, इनका नाम पूरा नाम केसर विलियम फर्स्ट, और ये इनके जो बिस्मार्क थे, इनके जो प्रधानमंत्री थे बिस्मार्क, इनके नेतृत्व में इन्होंने, बिस्मार्क ने एक ओटोमन बिस्मार्क, उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। इनको पता था बिना लड़ाई किए जर्मनी को एक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जर्मनी एक राजा के अंडर में आता था, वो प्रसा, और लोग चाहते थे प्रसा यहाँ पे सबसे बड़ा साम्राज्य है और प्रसा के नेतृत्व में ही पूरे जर्मनी का एकीकरण संभव हो। और यहां से क्या किया, प्रसा के नेतृत्व में, तो प्रसा के राजा थे विलियम प्रथम और जर्मनी 39 राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन ये काम मिलाने का काम किसको कहा गया, ये कहा गया ओटोमन बिस्मार्क को। उन्होंने 3 युद्ध लड़ी, एक डेनमार्क से युद्ध लड़ा, ऑस्ट्रिया से भी युद्ध लड़ा, फ्रांस से भी युद्ध लड़ा और इससे मिलाकर के एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया। और ये सब लोग क्या किए, इसको जीत करके क्या किया गया, जर्मनी को एक कर दिया गया। 1871 में जर्मनी जो है एक हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद 1871 में विलियम प्रथम वहां के राजा बने, जिसको कैसर भी कहा जाता है बेटा। अब उसके बाद ब्रिटेन क्या किया, ब्रिटेन जब देख रहा था, बोला कि युद्ध होता है, लेकिन ब्रिटेन अपनी पावर और बुद्धि का इस्तेमाल किया। 1707 में उसने एक एक्ट ऑफ यूनियन लागू किया और उस एक्ट के तहत उसने स्कॉटलैंड को अपने में मिला लिया। क्या था, इंग्लैंड एक स्वतंत्र राज्य था और वहां पे जैसे उसके बगल में स्कॉट, वेल्स और ये आयरलैंड था। तो क्या था ना, ये सबके जगह पे अलग अलग कल्चर, अलग अलग सांस्कृतिक, अलग अलग भाषा था। ये नहीं चाहते थे इंग्लैंड में मिलना, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा वाला पावरफुल कौन था, इंग्लैंड था। इसने क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, इसने 1688 में, है ना, 1688 में वेल्स को अपने अंडर में मिला लिया। उसके बाद 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को अपने अंदर में मिला लिया। उसके बाद आयरलैंड को 1801 में मिला लिया और इस तरह से उसने सबको मिलाकर के एक यूके बना लिया, है ना मेरे प्यारे बच्चों, यूके, यूनाइटेड किंगडम बना लिया। और इस तरह से क्या हुआ, पूरे इटली को भी एक कर लिया गया, एक बहुत ही बड़े पावरफुल जो देश था उसके तहत। लोगों के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा फैलाने में तो चित्रित किया गया। देखो वहां पे क्या किया जाता था, जैसे आज हमारे भारत माँ की चित्रण किया जाता है भारतीय राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए, उसी तरह से जर्मनी में जर्मेनिया नाम के, है ना, जर्मेनिया नाम की मूर्ति को बनाया गया और वो एक राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। और मारियन करके फ्रांस में बना, कहाँ बना, मारियन करके फ्रांस में बना।
और इसके तहत लोग क्या किए, एक फीमेल फिगर दिए ताकि उनको एक फीमेल फिगर के प्रति राष्ट्रवादी भी भावना को, विचारधारा को प्रेरित किया जाए। बाद में क्या किया मैं बेटा, जब सब उनका एक साम्राज्य हो गया, जब वो एक देश बन गए, तो उन्होंने दूसरे देशों पे भी कब्जा करना शुरू कर दिया और इस तरीके से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार हुआ और लोग अपने अपने देश के बारे में समझे, अपने देश प्रेम को बारे में समझे। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।